हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 13 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको अपलोड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद द रुपे नेटवर्क। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे आप इनका नाम देख सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद रुपे नेटवर्क। तो क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है, कौन से नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है, तो रुपे नेटवर्क के साथ। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है कि जो पर्सन है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, इसकी एज अबव 18 होनी चाहिए और इसके पास मिनिमम 5000 की एफडी होनी चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है, वी वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और टैगलाइन क्या है, ऑलवेज यू फर्स्ट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया दैट इज FIUIND हैज साइंड एन MOU विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। तो रिसेंटली जो आपका FIUIND है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है, इसने एक MOU साइन किया है नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ। किसके साथ किया है, नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ, ताकि ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर सकें किस चीज के लिए, प्रिवेंट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब ये अग्रीमेंट साइन किसने किया है, जो आपके डायरेक्टर हैं FIU इंडिया के विवेक अग्रवाल जी, और जो MD हैं आपके नेशनल हाउसिंग बैंक के संजय शुक्ला जी, इनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के आपका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में एंड इसकी शुरुआत की गई थी 2004 में। नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें, इसके हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसकी शुरुआत की गई थी 1988 में। Now next आपको क्वेश्चन है, the RBI has recently released the list of non-banking finance companies that is NBFCs in a upper layer segment under the scale-based regulation for NBFCs for the financial year 2025. The updated list comprises of a dash companies. तो recently RBI ने ऐसी NBFCs जो अपर लेयर में आती हैं उनकी लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 15 कंपनीज का नाम मेंशन किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। दैट इज 15 कंपनीज इसमें है। कौन कौन सी हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे जो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है वो इस लिस्ट में आपकी जो है इंक्लूड की गई है और ये ऐसी आपकी गोल्ड लोन NBFC है जिसको 3 साल से लगातार जो अपर लेयर है उसमें शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा एक आपकी कंपनी है पिरामिड एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इसको इस साल जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो लिस्ट जारी की गई है उससे एलिमिनेट कर दिया गया है, उससे रिमूव कर दिया गया है। ओके। अब कौन कौन सी कंपनीज हैं, पहली है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, देन बजाज फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। देन इवन टाटा सन्स का यहाँ पे है, इन्होंने बोला कि हमें NBFC में आप जो है मत रखो, स्टिल RBI ने इनको रखा हुआ है इसमें। देन नेक्स्ट आती है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, L&T फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो डिपॉजिट टेकिंग NBFC है आपकी। देन आदित्य बिरला फाइनेंस, ये आपकी NBFC है नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली। टाटा कैपिटल इसमें है, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देन आपका समान कैपिटल लिमिटेड और मुथूट फाइनेंस लिमिटेड जो इस लिस्ट में बनी हुई है फाइनेंशियल ईयर 2023 से टिल फाइनेंशियल ईयर 2025। ओके। देन बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भी इसमें शामिल की गई है। फाइन। नाउ अब यहाँ पे बात की जा रही है अपर लेयर की। NBFC जो है अगर इनकी बात करें तो 4 लेयर में इनको डिवाइड किया जाता है। पहली होती है बेस लेयर, ऐसी NBFC जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs होती हैं और इनका जो एसेट साइज है वो आपका बिलो 1000 करोड़ होता है। ठीक है, इसमें पेमेंट एग्रीगेटर जैसी आपकी NBFCs आ जाती हैं।
नेक्स्ट आता है मिडिल लेयर, जिसमें आपका NBFC जो नॉन डिपॉजिट वाली है और डिपॉजिट वाली दोनों ही आ जाती हैं, और इसका असेट साइज आपका है इक्वल टू 1000 करोड़ और अब, ठीक है, ये इसका एसेट साइज है। देन अभी हमने बात की अपर लेयर लिस्ट की, तो NBFC अपर लेयर लिस्ट जो है RBI ने जारी की है, जो भी हमने 15 कंपनीज अभी पढ़ी वो आपकी इस लिस्ट में आती हैं, ठीक है। ये ऐसी NBFCs होती हैं जिनको RBI ने आइडेंटिफाई किया होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर्स एंड स्कोरिंग मेथोडोलॉजी। RBI द्वारा इनको सेलेक्ट किया जाता है, और ऐसी NBFC, या आप बोलो कि अपर लेयर में कौन सी NBFCs आती हैं, ऐसी NBFCs जो 5 साल तक RBI की रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती हैं, उनको इस लिस्ट में डाला जाता है, ओके। देन नेक्स्ट आती है टॉप लेयर NBFC। इस अभी तो ये लेयर खाली है आपकी, इसमें कोई भी NBFC को नहीं रखा गया है। ऐसी NBFCs इसमें आएंगी जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट जारी की थी, है ना, की जाती है। तो ऐसे बैंक्स होते हैं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जो आपके अगर डूब जाएं तो इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है, इकोनॉमी डूब जाएगी ऐसा समझो। तो ऐसे ही NBFCs इसमें आएंगी जिनके डूबने से फर्क पड़ेगा हमारे जो भी सिस्टम चल रहा है उस पर, ओके। ये क्लियर हुआ। नाउ अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कौन से आपके जो है सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट जो है लास्ट ईयर जारी की गई थी, उसमें कौन कौन से बैंक्स आपके थे। प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं NBFC की। क्या NBFC बैंक की तरह ही काम करता है? तो आंसर आपका होगा नहीं, क्योंकि बैंक के पास क्या क्या फैसिलिटी होती हैं, वो आपका जो है सेविंग, मतलब अगर आप उधर बैंक में जाओगे, आपका अकाउंट है, तो आप आसानी से पैसे ले सकते हो, पैसे जमा करा सकते हो, तो ये फैसिलिटी NBFC में नहीं है, ठीक है। ये आपको सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, करंट अकाउंट की नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कह सकते हो FD की यहाँ पे फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं, जो मिनिमम यहाँ पे 1 ईयर के लिए, मतलब 1 ईयर के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्या है कि 5 साल के लिए आपको FD की फैसिलिटी दे सकते हैं। बट अकाउंट की अगर हम बात करें तो उससे पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, या आप बोलो कि विड्रॉ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये दिक्कत है। दूसरी क्या है कि यहाँ पे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ये पार्ट नहीं बन सकता है, ये हमें चेक्स इशू नहीं कर सकता, ठीक है। साथ में ही जैसे बैंक वालों को या बैंक्स को जो है जो DICGC है, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है, ये इंश्योरेंस डिपॉजिट बैंक्स को प्रोवाइड करता है या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन केस बैंक डूब जाता है, तो ये जो है कस्टमर्स को पैसा देता है। तो ये वाली फैसिलिटी आपकी NBFC में नहीं होती। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है ये आपकी नहीं है यहाँ पे, जो बैंक्स में अवेलेबल होती है। तो ये आपका कुछ डिफरेंस है NBFC और आपके बैंक में, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर कोई कंपनी NBFC बनना चाहती है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि इनको रजिस्टर करना होगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। ये क्लियर है। और बाकी जो आपके NBFCs के टाइप हैं उस पे उनके बेसिस पे आपका जो अमाउंट है या जो NOF है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल डेटा रिपोर्ट टाइटल्ड टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स बाय market capitalization in the Q4 of 2024, which among the following Indian banks are included in this list? तो recently ग्लोबल डेटा जो आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द Q4 of 2024, जिसमें इंडिया के 3 बैंक इस बार शामिल हुए हैं, विच इज HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक। ये तीनों ही बैंक इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, और A, B एंड C आर करेक्ट, ओके। अगर हम बात करें इनकी कैपिटलाइजेशन की, तो एक तो रैंक की बात करेंगे और कैपिटलाइजेशन कितना था, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो देखते हैं, ठीक है। तो ग्लोबली सबसे पहला नंबर पे आपका आता है HDFC बैंक, जिसकी 13th रैंक थी, ठीक है। प्रीवियस रैंक 7th थी और इस बार 13th है। देन मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है आपका HDFC बैंक का, इट इज 158.5 बिलियन $। नेक्स्ट आता है ICICI बैंक, जिसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है हमें एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो 25.8% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम तीनों के कंपैरिजन में बात करें तो सबसे हाईएस्ट इसकी थी, ठीक है। ICICI बैंक जिसकी 19th रैंक थी और पिछले साल ये आपकी रैंक थी 20th, ओके। और कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन रहा है इस बार, 105.7 बिलियन $का रहा है।
देन नेक्स्ट आता है 24 नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी रैंक पिछली बार भी 24 थी और इस बार भी 24 नंबर पे ये आपका सेम रैंक पे ही रहा है, ठीक है। और कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, तो 82.9 बिलियन यूएस डॉलर की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। वहीं पे अगर हम टॉप 5 बैंक्स की अगर बात करें, तो इस लिस्ट में टॉप 5 बैंक्स आपके थे। पहला है यूएसए का जेपी मॉर्गन चेस, जिसकी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एम कैप इसका है 674.9 बिलियन यूएस डॉलर का। देन नेक्स्ट आता है बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन, अगेन यूएसए का बैंक है, 337.2 बिलियन यूएस डॉलर की एम कैप है। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, थर्ड नंबर पे चाइना का बैंक है, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी एम कैप है 328.2 बिलियन यूएस डॉलर। देन एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, इसकी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 251.1 बिलियन यूएस डॉलर की। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है वेल्स फार्गो, जो आपका यूएसए में जिसका हेडक्वार्टर है, एंड इसकी आपकी एम कैप है 235.0 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो ये टॉप 5 आपके बैंक्स थे जो इस लिस्ट में जिन्होंने टॉप किया है, ठीक है। मोस्टली आपके यूएसए से ही बिलोंग करते हैं, ओके। टॉप 5 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो, ओके। नाउ आप यहाँ पे जो है आप चार्ट देख सकते हो जो ग्लोबल डेटा द्वारा रिलीज किया गया था, टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स वाला, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि आपका 5th नंबर पे था वेल्स फार्गो, फिर 6 नंबर पे बैंक ऑफ चाइना आपका है, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक। ये इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं चाइना के जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। देन मॉर्गन स्टैनले इंपॉर्टेंट है, इसकी आपकी मार्केट कैप कितनी है 202.5 की, और इसकी रैंक कितनी है, इट इज ऑन दी 8th रैंक, ठीक है। देन 9th पे आपका है गोल्डमैन सैच, जिसकी मार्केट कैप है 179.8। फिर आता है HSBC होल्डिंग 176.9 बिलियन यूएस डॉलर, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा 170.6 बिलियन यूएस डॉलर, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपका 158.7 इसकी मार्केट कैप थी आपकी। देन आपका HDFC बैंक आपका 13th नंबर पे था, और इसकी कितनी आपकी है ये भी हमने डिस्कस किया, 158.5 बिलियन यूएस डॉलर की इसकी आपकी एम कैप थी, ओके। अगर हम ओवरऑल बात करें, एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आपका इंक्रीज हुआ है टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स का, ये आपका है 27.1% का, ठीक है। अगर इसे कंपेयर करें हम लास्ट ईयर से, तो ये 27.1% जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। ग्लोबल डेटा फ्लेग जो है इसके सीईओ आपके हैं माइक डेंसन, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका लंदन यूके में, और इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज मेंटेन्ड इट्स ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमी एट -% फॉर बोथ फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड फाइनेंशियल ईयर 2027। तो रिसेंटली IMF ने जो है अपनी रिपोर्ट में रिलीज किया है कि इन्होंने मेंटेन किया है फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए GDP ग्रोथ या इकोनॉमी ग्रोथ, ये कितना है आपका, इट इज 6.5%। कितना मेंटेन करेंगे, 6.5% मेंटेन करेंगे, ठीक है, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। नाउ इंडिया की GDP ग्रोथ जो है ये आपकी इन्होंने बोला है स्लो डाउन है, मतलब पहले से कम हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था 6.7% का, अब ये रिड्यूस होके क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल 2025 के लिए कितना मेंशन किया है इन्होंने, 5.4% यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट की अगर बात करें तो ये भी इन्होंने मेंशन की थी कि 3.3% ये रहेगी फाइनेंशियल फॉर 2025 एंड 2026, ओके। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए IMF की, तो इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है वॉशिंगटन DC में, और 1944 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज ऑफिशियली रीब्रांडेड एज अ ट्रू होम फाइनेंस। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसको रीब्रांड किया गया है ट्रू होम फाइनेंस के नाम से, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज श्री राम हाउसिंग फाइनेंस। तो जो श्री राम फाइनेंस है, इन्होंने बेसिकली जो पूरे इनके स्टेक थे इनकी सब्सिडी में श्री राम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में, वो इन्होंने इन मंथ ऑफ दिसंबर जो है वो पूरे के पूरे सेल कर दिए थे, ठीक है। किसको सेल किए थे, वॉरबर्ग पिंकस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसको, और उसके बाद अब इसको जो है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस जो है इस कंपनी को रीनेम किया गया है ट्रू होम फाइनेंस, ठीक है। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस की बात की गई थी, तो इसके CEO कौन है, रवि सुब्रमण्यन, जिसको रीनेम किया गया है, और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका चेन्नई तमिलनाडु में, ओके।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया साइन एन एमओयू विद द कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज टू एनहांस कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन श्रीलंका। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इंडिया की जो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है NCDEX है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया है श्रीलंका की कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज के साथ ताकि एनहांस किया जा सके कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग को श्रीलंका में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इस एमओयू का मेन एम क्या है कि यहाँ पे ये नॉलेज ट्रांसफर जो है उसको और एनहांस करें, ठीक है, बिटवीन योर NCDEX एंड कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्सपर्टीज है, टेक्निकल एक्सपर्टीज दोनों साइड के, ये आपस में जो है नॉलेज शेयर करेंगे एंड फॉर देयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ट्रेडिंग मैकेनिज्म एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ अ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दैट इज CRPF। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है CRPF के लिए? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और इनका टेन्योर बेसिकली ये आपका जो है पोजीशन संभालेंगे आफ्टर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। अगर हम बात करें करेंटली ये कौन सी पोजीशन पे है, तो ये करेंटली DGP है आपके असम के, और आफ्टर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन असम ही विल रिज्यूम दी पोजीशन। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? वितुल कुमार जी को ये रिप्लेस कर रहे हैं। फाइन, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर वाज क्राउन्ड विमेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन 2024। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्हें नवाजा गया है ITF वर्ल्ड चैंपियन 2024 के अवार्ड से? तो इट इज एगा स्वेतिक। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपकी पोलैंड की प्लेयर हैं, इन्हें सेलेक्ट किया गया है ITF वर्ल्ड चैंपियन 2024 के लिए। ठीक है, और इन्हें ये अवार्ड सेकेंड टाइम मिल रहा है, इससे पहले 2022 में उनको ये अवार्ड दिया गया था। अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करें तो जो जेनिक सिनर हैं फ्रॉम इटली, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है 2024 के लिए। बेसिकली अवार्ड ऐसे प्लेयर्स को दिया जाता है जिनका परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर या उस साल, जैसे 2024 की बात हो रही है तो 2024 में उनका जो आपका परफॉर्मेंस रहा होगा वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा होगा, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, जेनिक सेनर जो हैं ये आपके पहले इटली के प्लेयर बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट है मेंस डबल चैंपियनशिप। इनमें इसमें मार्सेलो एरेवालो गोंजालेस जो एल सेल्वाडोर से हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड मेटे पेविक फ्रॉम क्रोएशिया, इनको ये अवार्ड दिया गया है, और इससे पहले इन्हें 2021 में ये जो है अवार्ड दिया गया था। ओके, विमेंस डबल चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो सारा ईरानी, ये आपकी जो प्लेयर हैं, इनको चौथी बार ये अवार्ड मिल रहा है। इससे पहले 2012, 13 और 14 में भी इनको ये अवार्ड दिया गया था। एंड जैस्मिन पैलोनी जो हैं, इनको इटली से, इनको ये अवार्ड इस बार दिया गया है विमेंस डबल चैंपियनशिप के लिए। ओके, इवन सारा ईरानी जो है ये भी आपके इटली से बिलोंग करती हैं। नाउ अगर हम बात करें इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की ITF की, तो इसके करंट प्रेसिडेंट CEO कौन है? डेविड हैगेरेटरी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लंदन UK में, और 1913 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन मंथ ऑफ जैन मूडीज जो आपकी रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने रिवाइज किया है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट टू -% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इन्होंने इंडिया की जो GDP ग्रोथ फॉरकास्ट है वो यहाँ पे दिया है विच इज योर 7%। ठीक है, कितना दिया गया है? इन्होंने यहाँ पे 7% जो है रिवाइज किया है इंडिया का GDP। पहले ये 8 पॉइंट समथिंग इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। नाउ इन्होंने अपनी रिपोर्ट में और क्या बोला है कि इंडिया में जो आपका GDP ग्रोथ है ये कम हुआ है, ये स्लो डाउन हुआ है। इसके बावजूद इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये आपका ग्रो करेगा 3.5% से, सर्विसेज सेक्टर जो है ये एक्सपैंड करेगा 7.1% से, बट इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ये आपकी वीक ही रहेगी 3.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था ना। मूडी रेटिंग की बात करें तो इसके कारण प्रेसिडेंट कौन है? मिशेल वेस्ट। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क USA में, और इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिसेंटली इनमें से कौन से पर्सन है जिनको जो एज अ सेक्रेटरी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, उन्हें एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है या एडिशनल चार्ज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का? तो इट इज योर निधि खरे।
ठीक है, क्या नाम है इनका, निधि खरे, और करंटली शी इज सर्विंग एज अ सेक्रेटरी ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ओके, करंटली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इनके पास है, और एडिशनल चार्ज किसका मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मिला है। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, प्रशांत कुमार सिंह जी को रिप्लेस किया है, जिनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है मणिपुर का, प्रशांत कुमार सिंह जी को। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं, निधि खरे जी की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया सिक्योर डैश रैंक ग्लोबली टू इन अ क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025, जो रिलीज किसने किया है, क्यूएस, वो ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आपकी रिलीज करती है, इनके द्वारा ये पहला इंडेक्स रिलीज किया गया है 2025 में, और इंडिया की इसमें रैंक है 25th रैंक। कितनी रैंक है, 25th रैंक है, विद अ स्कोर ऑफ 76.6। अब ये जो इंडेक्स है ये क्या बताता है, बेसिकली ये हमें बताता है कि हाउ इफेक्टिवली जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं किस चीज के लिए, टू एड्रेस द चेंजिंग नीड्स ऑफ द ग्लोबल जॉब मार्केट। इसे ऐसे समझिए जैसे अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी अलग है, आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी अलग होगी। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेट्स टेक द एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अभी जैसे पाइथन पे काम कर रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में, आने वाले 10 सालों में टेक्नोलॉजी चेंज होगी, और इसको अपने आप को जो है चेंज करना होगा, अपने आप को प्रिपेयर करना होगा आने वाली टेक्नोलॉजीज के लिए, तभी ही वो सरवाइव कर पाएगा। तो ये इंडेक्स यही बता रहा है कि कौन सी कंट्री कितना प्रिपेयर हो रही है आने वाले ग्लोबल जॉब मार्केट के लिए, कि उसमें जो चेंजेस आएंगे उसके लिए अपने आप को तैयार कर रही है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब बात करते हैं टॉप 5 कंट्रीज की जो इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा अच्छा अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं। पहले नंबर पे है यूएसए, ठीक है, सेकंड नंबर पे यूके आ जाता है, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ पे कनाडा। तो ये आपकी कंट्रीज हैं जो जिन्होंने अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार ये अपने आप को कर रहे हैं। ठीक है, या काफी हद तक इन्होंने अपने आप को तैयार करा हुआ है। ओके, अब इसमें 4 मेन एरियाज आपके हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पे इंडेक्स जो है आपका असेस किया जा रहा है, जैसे स्किल फिट हो गया, एकेडमिक रेडीनेस, फ्यूचर ऑफ वर्क, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 4 आपके सब कैटेगरीज यहाँ पे आप बोल सकते हो। ठीक है, जिसके बेसिस पे असेसमेंट किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इंडिया की ग्लोबल रैंक, तो हमने पढ़ी कि इंडिया की कितनी रैंक है ग्लोबली, 25th रैंक है। और इन कैटेगरीज में जैसे स्किल फिट इंडिकेटर, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 37th। और स्कोर की अगर हम बात करें, स्कोर कितना है इंडिया का, 59.1 है। ठीक है, एकेडमिक रेडीनेस में इंडिया की ग्लोबली रैंक है 26th, और एकेडमिक रेडीनेस का अगर स्कोर की बात करें, इट इज योर 89.9। देन फ्यूचर ऑफ वर्क, इट इज इंडिया की जो रैंक है इट इज सेकेंड। जो फ्यूचर ऑफ वर्क है इसमें टॉप किया है यूएसए ने। आफ्टर यूएसए यहाँ पे इंडिया जो है सेकेंड पोजीशन पे आपका है, एंड इसके स्कोर की बात करें तो इट इज 99.1। ओके, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इस कैटेगरी में इंडिया की रैंक थी आपकी 40, और स्कोर कितना था, 58.3। यहाँ पे जो है आप कंपैरिजन भी देख सकते हो G7 जो कंट्रीज हैं उनका और इंडिया का, कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नाउ एक और चीज नोट करने वाली है, इंडिया ने मेंटेन की है इनकी पोजीशन एज अ सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन, किस चीज के लिए, फॉर अ वेंचर कैपिटल फंडिंग इन अ एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये ध्यान में रखिएगा, एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है, किस चीज के लिए, वेंचर कैपिटल फंडिंग के लिए। ओके, नाउ अब अभी हमने जो इंडिकेटर पढ़े हैं इनमें टॉप 3 कंट्रीज भी बात कर लेते हैं। जैसे स्किल फिट इंडिकेटर में टॉप किया है यूके ने, फॉलोड बाय योर यूएसए एंड कनाडा। एकेडमिक रेडीनेस में यूके ने टॉप किया है, फॉलोड बाय योर जर्मनी एंड नीदरलैंड। देन फ्यूचर ऑफ वर्क में टॉप किया है यूएसए ने, फॉलोड बाय इंडिया एंड मैक्सिको। देन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेटर की बात करें तो इसमें टॉप किया है साउथ कोरिया ने, फॉलोड बाय योर इजराइल एंड यूएसए। इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। यूएस के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट कौन है, नूनजियो क्वाक्वरली। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है लंदन, यूके में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड एंड CG सेमी प्राइवेट लिमिटेड sign a fiscal support agreement to advance India's semiconductor manufacturing system.
अभी 3 ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 3, एक तो आपका हो गया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, दूसरा है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड और तीसरा है सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड। इन तीनों ने फिस्कल सपोर्ट अग्रीमेंट साइन किया है एडवांस करने के लिए इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को, मतलब इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको एडवांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन से ईयर में, इन विच ईयर ISM India Semiconductor Mission was launched to provide financial support to companies investing in a semiconductor display manufacturing and design ecosystem। तो जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है इसको आपका 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका आपका जो आउटले था वो था आपका 76,000 करोड़ का। ठीक है, ये आपका जो है 2021 में लॉन्च किया गया था मिशन, और फाइनेंशियल आउटले कितना दिया गया था आपका, ₹76,000 करोड़ का दिया गया था, एंड इट वाज लॉन्च अंडर द एजीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो ऑन 17 जनवरी 2025 ये अग्रीमेंट जो आपका है फिस्कल सपोर्ट अग्रीमेंट, इसे साइन किया गया था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन और सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ बोली गई है कि जो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन है ये सेटअप कर रहे हैं अपना आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी, जो कहाँ पे आपका सेटअप हो रहा है, सेटअप किया जाएगा सानंद गुजरात में, अलॉन्ग विद दी पार्टनर्स। 2 पार्टनर हैं यहाँ पे, एक यूएसए की आपकी कंपनी है रेनिस इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका, एंड दूसरी है थाईलैंड की आपकी कंपनी स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड। ये दोनों की मदद से इसे सेटअप किया जाएगा, और इंडिया का जो आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है ये यहाँ पे 50% फिस्कल सपोर्ट इन्हें प्रोवाइड करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। ये क्लियर है। अब यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्या बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू ऑफर सपोर्ट एट एवरी स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद अ साइनिंग ऑफ अ FSA। तो बेसिकली जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है इन्होंने क्या बोला है कि हम हर स्टेज पे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज़ नोट कर लीजिए, इंडिया का टारगेट है 2030 तक का। क्या टारगेट है कि इंडिया हैज़ टू रीच $500 बिलियन वर्थ किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन का, बाय 2030। तो ये टारगेट्स कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द खो खो वर्ल्ड कप 2025 टाइटल इन अ मेंस एंड वुमेन्स टीम कैटेगरी। तो रिसेंटली आप सभी को पता है खो खो वर्ल्ड कप जो है 2025 का वो आपका ख़त्म हुआ है, इसका फाइनल मैच हुआ था, और इस फाइनल मैच में कौन सी टीम इनमें से है, कौन सी कंट्री की टीम है जिसने मेंस एंड वुमेन्स दोनों टाइटल जीते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया। ठीक है, और इंडिया ने डिफीट किया था नेपाल की टीम को, मेंस और वुमेन्स दोनों टीम ने नेपाल की टीम को फाइनल मैच में डिफीट किया था। ओके, नाउ इंडिया के मेंस टीम के कैप्टन कौन थे, प्रतीक वेकर इनका नाम है। वुमेन्स टीम के कैप्टन आपकी थी प्रियंका इंगिल, और ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अलॉन्ग विद इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन। ओके, वेन्यू की बात करें तो वेन्यू आपका न्यू दिल्ली में था, इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में यह हुआ था। ओके, कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया था, तो 20 टीम आपकी मेंस की थी और 19 टीम आपकी वुमेन्स की थी, और कौन से फॉर्मेट में ये हुआ है, तो राउंड रॉबिन फॉर्मेट में ये हुआ है। अब एक चीज़ जिसपे बेस्ड आपका क्वेश्चन बनेगा कि सेकेंड एडिशन कहाँ पे होगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, और 2026-27 में आपका होगा। क्लियर है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की। करंट प्रेसिडेंट इसके कौन है, सुधांशु मित्तल जी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। स्टैब्लिश कब किया गया था, 1955 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रिपोर्ट प्रोस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन इन 2025 बिल्डिंग रेसिलेंट सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस फ्यूचर highlighted the need for strong system to protect children from the effects of a climate change, economic instability, conflict and digital inequality. The report is released by Dash. तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी प्रोस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन इन 2025, जिसमें हाईलाइट किया गया था द नीड्स फॉर स्ट्रॉन्ग सिस्टम, किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ड्रंस को फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से, कॉन्फ्लिक्ट से, डिजिटल इनइक्वालिटी से। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट वाज रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए निकाली गई है प्रोस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन, तो आपका आंसर यहाँ पे याद रख सकते हो, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ओके, नाउ as per this report more than 473 million children जो हैं ये they are living in areas which are affected by the conflicts, और ये डेटा आपका है 2023 का, कि 2023 में
473 मिलियन चिल्ड्रंस जो है ये आपके ऐसी जगहों में रह रहे थे विच आर अफेक्टेड बाय योर कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, जैसे गाजा आपका हो गया, इसराइल हो गया, ठीक है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ऐसे बहुत जगहों में, ठीक है, यूक्रेन, रशिया, ठीक है। नाउ जो ये रिपोर्ट है इट ऑल्सो एम्फसाइजेस द नीड टू स्ट्रेंथन नेशनल सिस्टम्स, प्रोवाइड करने के लिए एसेंशियल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ड्रंस को। नाउ यूनिसेफ की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में ही लोकेटेड है। स्टैब्लिश कब किया गया था? 1946 में। एंड इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन मैरी रसल। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन डैश। तो जो जितेंद्र सिंह जी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनके द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया था इंडिया का पहला काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये मुंबई महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। इसी के साथ आपको नोट करना है जो ये आपका इनॉग्रेशन हुआ है ये पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स था, जिसका मेन एम क्या है इनॉग्रेट करने का कि ये बूस्ट करेगा स्टार्टअप, MSMEs एंड इंडस्ट्रीज को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे CSIR जो है इसने 6 MOUs MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे साइन किए हैं 6 इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसे आपके IIT बॉम्बे हो गए, NRDC योर नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड iCreate के साथ प्रमोट करने के लिए इनोवेशन, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन एंड जॉब क्रिएशन को। ओके, साथ में ही यहाँ पे 50 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो किए गए थे MSME, स्टार्टअप एंड इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर अ 4-year टर्म। तो रिसेंटली एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं BSF के, इनका नाम है महेश कुमार अग्रवाल और इनका टेन्योर रहेगा आपका 4 सालों के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। और बात करें अगर BSF की तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और 1965 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिंगापुर प्रेसिडेंट थर्मन संगमुंगरत्नम विजिट टू इंडिया। तो इनका विजिट हुआ था इंडिया में इन मंथ ऑफ जनवरी और इन्होंने बहुत सारे MOUs यहाँ पे साइन किए थे, इन्होंने बहुत जगहों पे विजिट भी किया था। उसी से रिलेटेड आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा एंड ITE एजुकेशन सर्विसेज जो सिंगापुर की है, इन्होंने एक MOU साइन किया है किस चीज़ के लिए? एनहांस करने के लिए टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन को एंड ट्रेनिंग को इन अ सेमीकंडक्टर सेक्टर। नेक्स्ट है, ट्राई पार्टी अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है बिटवीन दी ननयान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर की है, ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा एंड IIT भुवनेश्वर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि उड़ीसा का जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है एंड सेमकॉप ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो आपकी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है स्टैब्लिश करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी विद अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 7.2 लाख टन पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ उड़ीसा एंड सरबन जोरांग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड साइन MOU फॉर अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सिटी नियर भुवनेश्वर उड़ीसा। तो इसके लिए भी यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ था। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। ओके, इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे MOU से रिलेटेड है और विजिट से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। जैसे सरवना जोरांग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो आपके सिंगापुर की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने MOU साइन किया है उड़ीसा की IDCO फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उड़ीसा की, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ विच बिलोंग्स टू दी सिंगापुर, किस चीज़ के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर फॉर अ इंश्योर टेक इंडस्ट्री।
देन जो आपके प्रेसिडेंट है सिंगापुर के और इंडिया की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन दोनों ने मिलके लॉन्च किया था 60th एनिवर्सरी कॉमेमोरेटिव लोगो राष्ट्रपति भवन का, और ये दर्शाता है इंडिया और सिंगापुर के बीच में 60 साल बायलैटरल रिलेशन के। देन नेक्स्ट है सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने जो सन टेम्पल है कोणार्क ओडिशा में, यहाँ पे विजिट किया था। इसके अलावा जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंपनी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, यहाँ पे भी इनका विजिट हुआ था। इसके साथ साथ इनका विजिट था वर्ल्ड स्किल सेंटर भुवनेश्वर में, जो स्टैब्लिश किया गया है इंडिया और सिंगापुर की ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। सिंगापुर की जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज हैं उनके द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में, टू डेवलप एडवांस स्किल्स इन ओडिशा इन अ सेमीकंडक्टर सेक्टर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल इन इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विक्टर एलिक्सन जो है, इन्हें ये विनर थे आपके मेंस सिंगल टाइटल में, और इन्होंने डिफीट किया था हांगकांग के ली च्योक यू को। वहीं पे बात करें अगर विमेन सिंगल टाइटल की, तो इसे जीता है एन सी योंग ने, जो साउथ कोरिया के आपके प्लेयर हैं, और इन्होंने डिफीट किया है थाईलैंड के पॉन पेवे को। ओके, मेंस डबल की कैटेगरी में गोजेफी एंड नूर इजुद्दीन जो है फ्रॉम मलेशिया, इन्होंने ये टाइटल जीता है। विमेंस डबल टाइटल जीता है अरीसा इगराशी एंड आयोको साकुरामोतो फ्रॉम जापान, इन्होंने ये विमेंस का डबल टाइटल जीता है। इसके अलावा मिक्स टाइटल की बात करें तो जियांग जेन बैंग एंड वी यांगिन फ्रॉम चाइना, ये आपके मिक्स डबल के आपके जो है विनर रहे हैं। ओके, टोटल प्राइज मनी की अगर बात करें तो इंडिया ओपन या इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो था, इसका टोटल प्राइस आपका था $950,000 का। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज कंडक्टेड जॉइंटली बाय द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो रिसेंटली आपके कंडक्ट की गई है इन मंथ ऑफ जनवरी। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। ठीक है, क्या नाम है इसका, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने जॉइंटली कंडक्ट की थी 16 से 19 जनवरी को ये आपकी हुई थी। ठीक है, इंडियन आर्मी की अगर बात करें तो इसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, एंड इसे 1895 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है इंडियन एयरफोर्स के, अमरप्रीत सिंह, और हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका एयरफोर्स का न्यू दिल्ली में, और एयरफोर्स को स्टैब्लिश किया गया था 1932 में। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।